कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर पवन शर्मा एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे, डिसलेक्सिया, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर पवन शर्मा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर पवन शर्मा, डिसलेक्सिया जब हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम आमतौर पर रोगों की बात करते हैं, तो क्या डिसलेक्सिया कोई रोग है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसलेक्सिया मानसिक रोगों की श्रेणी में डाला जाता है, लेकिन ये रोग ना होकर के मानसिक अवस्था है जी। जो हमारे बचपन में कुछ ज़्यादा समय तक रहती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मस्तिष्क का एक तरह से डेवलपमेंट होता रहता है, तो इसकी अवस्था बदलती रहती है, चेंज हो जाती है और कम हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो मानसिक अवस्था है वास्तव में है क्या, किस तरह के लक्षण इसमें प्रकट होते हैं? डिसलेक्सिया खास तौर से वो अवस्था है कि जिसमें हमारा लर्निंग पैटर्न से जुड़ी हुई होती है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको हम ठीक तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हमारे बच्चों को ही ज़्यादातर डिसलेक्सिक पेशेंट माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब वो एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं तो उनसे वो ही चीज़ें डिलीवर करवाई जाती हैं और आमतौर पर जब बड़े लोग देखते हैं आप, तो वो पढ़ते कुछ और हैं और डिलीवर अपनी तरह से करते हैं। इसलिए हम एग्जामिन नहीं कर पाते कि बड़ों में डिसलेक्सिया है या नहीं है, लेकिन बड़ों में भी डिसलेक्सिया होता है और वो जीवन पर्यंत रह सकता है। आप कहना चाहते हैं कि जैसे हमने एक बच्चे को कविता सिखाई और हम उसी कविता को सुनना चाहते हैं, अगर वो ठीक से उस कविता का वाचन नहीं कर पाता है तो हम फिर मान लेते हैं कि इसमें कुछ कमी है। हाँ, ये आप उसके बोलने पे भी हो सकता है, हाँ। ये बच्चे की स्पेलिंग पे भी होता है, बच्चे की मात्राओं पे भी अंतर होता है और बच्चा जिस तरह से अब चीज़ें पढ़ रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, शब्दों में नहीं बता रहा है। जैसे आपने कई बार कुछ लोगों को सुना होगा कि वो बात करते करते सही शब्द लेने के बजाय कहते हैं मतलब ऐसा है ना, क्या आप उसको जानते हैं ना, तो वो उसको और मतलब ये ब्लैंक एरिया है जहां पर वो उस चीज़ों का सही नाम नहीं दे पा रहा है, तो वो डिसलेक्सिक कहला सकता है। जैसे वो बच्चा कह रहा होगा कि मेरे भाई की शादी है, लेकिन जब वो लिखने लगता है तो वो लिखता है मारू भाई के शादी हा, यानी मात्राएं ऊपर नीचे कर रहा है। अगर वो एलिफेंट बोल तो सही रहा है, लेकिन एलिफेंट में ठीक से स्पेलिंग आगे पीछे गड़बड़ हो रही है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये गड़बड़ है। आप उससे पूछवाएंगे तो वो हर बार सही पढ़ रहा होगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो कहेंगे वो गलत है। इसलिए ये कह लीजिए कि उसके पास जानकारियां हैं, संदर्भ है, लेकिन जब वो उसको जाहिर करता है तो सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता है। इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे एग्जाम में ठीक तरह से बात ना कर पाना, बोल ना पाना, या कहानी सुन तो ली है लेकिन जब वो सुना रहा है तो शायद फ्रेज आगे पीछे जा रहे होंगे। जी, तो हम कह सकते हैं कि इनेबिलिटी टू रीड मतलब पढ़ने में असमर्थ होना, लिखने में असमर्थ होना ठीक से, और इसी तरह से स्पेलिंग लिखना और स्पीच में भी गड़बड़ी। जी, कुछ चीज़ें भूल जाना, स्लिप हो जाना, या चीज़ों का सही से नाम ना ले पाना, या पहचान ना पाना, या चीज़ को पहचान करके कुछ और नाम बता देना, इनको आप डिसलेक्सिया कह सकते हैं। जी, तो क्या ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है? हाँ, ये विचारों की ही एक समस्या है, अवस्था है, और ये इसलिए खास तौर से रहती है कि जब बच्चा इंटरेस्ट में होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है, उसमें जितना अच्छा उसका रुझान होता है वो उसको पसंद आता है। लेकिन जब कभी भी ऐसी चीज़ आती है जो थोड़ी सी बोर्डम होती है या कन्फ्यूज़न में होती है तो उसको नहीं समझ में आता। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप देखेंगे वो मोबाइल हाथ में लेता है तो मोबाइल को मोबाइल ही बोलता है। ये समस्या हमेशा सेंसेस से आती है। जैसे मोबाइल, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं और शब्द आ रहा है मोबाइल, एक आवाज़ भी आ रही है, यानी वीडियो और ऑडियो एक जैसा आ रहा है। ऐसे ही अगर वो पेन बोल रहा है तो पेन की तस्वीर आ रही है और एक पेन, एक साउंड आ रही है। लेकिन डिसलेक्सिया में ऐसा हो जाता है कि वो आ की मात्रा देख तो रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है ई या ए, तो वो तरीका उसका गलत हो जाता है। जैसे वो पापा को देखता है तो पापा ही बोलता है, मम्मी को बोलता है तो मम्मी ही बोलता है, लेकिन जब कभी वो कुछ ऐसा देखता है जानवर, जैसे उसने शेर देख लिया, चीता देख लिया हो, और उसको वो आवाज लगा के कह रहा है ये बिल्ली है, तो उसको तस्वीर वैसी दिख रही है लेकिन आवाज, एक साउंड अलग आ रही है, बिल्ली। तो यानी उसका वीडियो और ऑडियो दोनों अलग कनेक्टेड हैं और उसको रेफरेंस कुछ और आ रहा है, एक जैसा मैच नहीं है। जी, तो हम कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज इसमें आती हैं। हाँ, ये सेंसेस का मिसमैच होना है। जी, जो देख रहा है वो ना बोल करके वो कुछ और बता रहा है, या जो उसके अंदर जानकारी है वो ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिकोड करने में समस्या आ रही है? डिकोड करने में, स्पेल करने में, कि वो ठीक तरह से उसको जाहिर नहीं कर पा रहा है। उसको जाहिर ना कर पाने का मतलब यही है कि उसके पास उसका जुड़ा हुआ रेफरेंस नहीं है।
वो अगर साइकिल कहना चाहता है तो साइकिल ना कह के कहेगा कि एक चलने वाली चीज थी जो पहिए में चल रही थी, लेकिन उसको नाम नहीं याद आ रहा है, इसको साइकिल कहते हैं। तो वो हो सकता है मोटरसाइकिल भी हो सकती है, या वो हो सकता है रिक्शा भी हो सकता है। डॉक्टर पवन शर्मा, हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, जो हमारा समाज है जी। वो इसे एक इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम लेता है। हम्म। क्या ये वास्तव में इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है? जी नहीं, ये खास तौर से फैशन वर्ड है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसलेक्सिया, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो मानसिक चुनौतियों से जुड़े हुए हैं, जिनको आज फैशन के रूप में ज़्यादा उदाहरण कर दिया गया है। इसलिए हम उसको सही तरह से यथार्थ नहीं समझ पाते हैं कि परेशानी है क्या। डिसलेक्सिया कभी भी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास में ऐसे बहुत सारी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने बचपन में डिसलेक्सिक नाम से आइडेंटिटी अपनी झेल ली थी। और वो आज की तारीख में ये बता दूं कि वो बहुत अच्छे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और यहाँ तक कि अगर आप देखना चाहेंगे तो स्टडी कहती है कि जितने भी लोग सेल्फ मेड हैं उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको बचपन में कहीं ना कहीं डिसलेक्सिक मान लिया गया था। होता सिर्फ ये है कि जिनको हम डिसलेक्सिक मानते हैं एक्चुअली वो किसी एक सब्जेक्ट में परेशान होते हैं। जैसे डिसलेक्सिया में भी अगर हम आपसे कहें तो इसकी कैटेगरीज बना दी गई हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। उसमें क्या होता है कि ग्राफिक नहीं समझ में आ रहा तो डिसग्राफिया हो गया। डिसलेक्सिया यानी अगर शब्दों में नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलेक्सिया हो गया। इसलिए डिसलेक्सिया की उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं। सिर्फ इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जब तक 14 साल का बच्चा बढ़ता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। डिसलेक्सिया की ना ही कोई दवाई है, ना ही कोई मेडिसिन है। हाँ, थेरेपी जरूर है ताकि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ज्यादा बढ़े। तो इसके पीछे कारण क्या है डॉक्टर पवन शर्मा? इसके पीछे ज्यादातर कारण आप देखेंगे तो वो सब कुछ अज्ञानता का है, कि हमें ज्यादा जानकारियां नहीं पता है। आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि 4 से 5 साल का है, वो मोबाइल आपके लेकर के इतना बढ़िया चलाता है, इतना अच्छा ऑपरेट करता है, वो उसमें से आइकॉन यानी सिंबल्स को देख के समझ लेता है कि मुझे इसका डाटा ऑन करना है, मुझे कैसे गेम खेलना है। जबकि वो तो मोबाइल का ऑपरेटिंग मेन्यू भी उसने कभी नहीं पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं पढ़ा है। इवन वो उसमें यहाँ पे ये नहीं देखता कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है JUMP जंप। अब वो जंप करना नहीं जानता है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ से मुझे कूदना है, और वो उस आइकन को दबा करके कूद भी जाता है, आगे फायर भी कर लेता है, मार भी लेता है, रन भी कर लेता है। जबकि हम लोगों को पूरा मेनू पढ़ना पड़ता है। तो बच्चे हमारे ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यही जो ब्रिलियंट बच्चा है, जैसे ही ये स्कूल में जाता है, उस कमरे में पहुंचता है और उसकी ये सारी क्रिएटिविटी को अब हम एक नापना शुरू कर देते हैं, और ये बच्चा कुछ समय बाद डिसलेक्सिक घोषित हो जाता है कि ये पढ़ाई में देखिए मात्राएं ठीक नहीं लगा रहा है, ये ऊट पटांग वही बातें नहीं बोल रहा जो हम सिखा रहे हैं। वो बच्चा जिसने बिना किसी कोच के, बिना किसी टीचिंग के मोबाइल ऑपरेट कर लिया था, आज वो क्लासरूम की पढ़ाई में डिसलेक्सिक घोषित हो जाता है। तो उसके नाम से ये आइडेंटिटी आ जाती है और वो जीवन भर फिर इसी को बर्दाश्त करते हुए चलता है। कौन से ऐसे कारण जिनमें डिसलेक्सिया होता ही नहीं है? डिसलेक्सिया ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। डिसलेक्सिया होगा जरूर, हाँ, हमारे पास शब्द अलग अलग होंगे या क्षेत्र अलग अलग होगा। क्योंकि डिसलेक्सिया एक ही चीज पे बात आती है कि जब हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लर्न करता है किसी भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई सीखता हो या वो आपके प्रोफेशनल में कोई कोर्स सीखता हो या ड्राइविंग सीखता है या वो स्पोर्ट्स सीखता है बंदा। अगर स्पोर्ट्स का पर्सन भी देख रहे हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि कोच कई बार बता रहा है, लेकिन एंड मौके पर वो उसको डिलीवर नहीं कर पाता है और बाद में कहते हैं हाँ ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लर्निंग ऐसी थी जो कि उसने डेवलप नहीं करी, यानी डिलीवर नहीं करा मौके पे, तो वो डिसलेक्सिया है। अब बात करते हैं कि क्या इसके कुछ फायदे भी हैं डिसलेक्सिया के और नुकसान भी हैं? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डिसलेक्सिया की कहीं ना कहीं कोई वीकनेसेस हैं, यकीनन उसकी एक स्ट्रेंथ भी बहुत है। क्योंकि हमारी कुदरत ऐसी है, जब कभी भी हमारे किसी सेंसेस को थोड़ा सा कम करती है तो उसकी भरपाई वो दूसरी सेंस को सुपर पावर दे करके कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार दृष्टिबाधित लोग हैं या जो लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, वो अपने में एक सुपर सेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन की बाकी चीजों को अच्छे से निभाते हैं। इसी तरह से ये बच्चे जिनको कि आप कह सकते हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो क्रिएटिविटी में बहुत तेज होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होंगे, वो टेक्निकल में बहुत अच्छे होंगे, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। इवन डिसलेक्सिक में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दुनिया की बहुत से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से निभा देते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को हायर कर रखा हुआ है जिनको हम कैटेगरी में डालते हैं डिसलेक्सिक या आलसी, लेजी लोग। उनके सामने वो प्रॉब्लम रखी जाती हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान लोग जिस पे काम कर रहे होते हैं, और जो वो आलसी लोग उसका सोल्यूशन बताते हैं, वो सबसे आसान तरीका होता है
उनको सॉल्व करने का। तो कह लीजिए जितने ज्यादा हम विद्वान होते हैं हम उतना ज्यादा पेचीदा बनाते हैं किसी समस्या को। तो इस तरह के ये जो डिस्लेक्सिक लोग होते हैं ये यकीनन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्रिएटिविटी में बहुत महारत हासिल करते हैं और ये हर चीज में कहीं पे भी रुकावट आती है तो उसका सॉल्यूशन बड़े ही प्रैक्टिकल और एक सुदृढ़ तरीके से और आसान तरीके से निकालना जानते हैं। ये पॉलिटिकल भी बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े बड़े डिसीजन अच्छे ले पाते हैं, ये पेंटर बहुत अच्छे होंगे, सिंगर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इनका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है। ये कह लीजिए कि जो टॉपिक या लीगल चीज है, लॉजिक से हट करके बाहर की चीजों को देखते हैं, इमेजिनेशन, ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाले हैं। ये बाहर की चीजों को देख करके और उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकालते हैं। जी, अब थोड़ा उपचार की बात करें, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बच्चों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं और हम बहुत अच्छी निगाह से देखते नहीं हैं ऐसे जी। बच्चों को। तो क्या, जैसे कि आप बता रहे थे कि थेरेपीज़ हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे इसको ठीक किया जा सकता है, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। जरूर, बिल्कुल। देखिए जो भी हम लोगों के पास समाज है उसमें एक सबसे बड़ा तो स्टिग्मा यही है कि जब मानसिक रोग से जुड़ा हुआ या मानसिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ किसी के साथ में नाम जुड़ जाता है तो उसको हम एक खास नज़र से देखते हैं और उसको एक खास सेगमेंट में डाल देते हैं कि इनको शायद हर जगह कुछ अलग अटेंशन की ज़रूरत है। इनको अटेंशन की जरूरत नहीं है, ये मिक्स में रखिए। हाँ, इनकी जो अंदर की खूबियां हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इनको लॉजिक से ज्यादा इमेजिनेशन पे ध्यान देना होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर बच्चे को एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो उसको सिर्फ इतना कहें कि बहुत बड़ी बड़ी सी दीवार पे देखो लिख रहे हो एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, अलग रंगों से लिखो और उसके बाद उसको बोल दीजिए कि देखो एक हाथी आ रहा है, पैंट पहने हुए है और गोल सा आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है और ना डांस करते हुए वो स्पेलिंग बोल रहा है। और अगली बार उस बच्चे से पूछेंगे तो हर बार वो स्पेलिंग वैसी ही सही बताएगा वो। तो सिर्फ इनको लॉजिक से हट करके थोड़ी क्रिएटिविटी में ऐड करना होता है, इनको जोड़ना होता है इनकी इमेजिनेशन के साथ में और इनकी कल्पना को रंग दीजिए, ज़्यादा इमेजिनेशन को कलर बनाइए और ज़्यादा ब्राइट रखिए। और अगर इनके साथ आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इनको स्टोरी टेलिंग के बाद इनसे स्टोरी वापस सुनिए, तो ये इनकी रचनाशीलता को बढ़ाएगा और जो इनकी एक्सप्रेशन करने की ताकत है जो कम है वो बढ़ाएगा। तो इससे हम उसके डिसलेक्सिया को थेरेपी के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। इनको हम ज़्यादातर लिखने से ज़्यादा बोलने, करने, एक्टिविटीज़ के काम ज़्यादा दे सकते हैं। तो जब ये इनका कॉन्फिडेंस इस पे आता है कि हम अच्छे से बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तब ये लिखना भी शुरू कर देंगे। क्योंकि लिखना बाद में होता है, साउंड पहले आता है अंदर। बच्चा अंदर बोलता दिमाग में ज्यादा है, अंदर इमेजिन करता है, तब वो उसको पेपर पे निकालता है, तो उसकी डिसलेक्सिया अपने आप खत्म हो जाएगा। जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं, इनके लिए क्या कुछ संदेश है आप? जी जरूर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अभिभावकों को और शिक्षकों को कि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी सी एक उदाहरण देख करके, एग्जाम्पल देख करके ही बच्चों के नाम के आगे आइडेंटिटी लगा देते हैं कि इनको इस चुनौती से जुड़ा हुआ ये काम आता है। वो कभी भी ये जो डिसलेक्सिया या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई चुनौती है ये स्थायी नहीं होती है। अगर आज है तो कल वो बदल जाएगी। आज बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही है या पढ़ाई नहीं हो रही है, तो यकीनन आप कल देखेंगे तो उसके पास समस्या शायद दूसरी होगी, लेकिन ये पूरी हो चुकी होगी। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना दिक्कत होती है कि जब बच्चा 14 साल की उम्र तक हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट ग्रोथ में जा रहा है, तब आपको सही सही उदाहरण, सही सही बात कहने की उसको जरूरत है ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन सही और सटीक पहुंचे। इस समय में माँ बाप को और टीचर दोनों को चाहिए कि ऐसे बच्चे के सामने कोई भी गलत उदाहरण या कह लीजिए कि मिसलीड करने वाली या सिर्फ काल्पनिक ऐसी कथाएं ना बोलें जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। अगर बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको यथार्थ की बातें बताएं और बार बार उससे कहलवाएं। क्योंकि आज की तारीख में देखेंगे आप, माँ बाप हों या कोई भी हो, हर कोई, हम लोग अपना समय दे रहे हैं मोबाइल को। ज़्यादातर हमारे पास समय नहीं है और हम बच्चों के साथ बात नहीं कर पा रहे। तो बात ना कर पाना ही कंपनसेशन आजकल ऐसा हो रहा है कि ये बच्चों में डिसलेक्सिया बीमारी जैसे कह लीजिए आप परेशानी, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि बच्चा संवाद नहीं कर रहा है आज की तारीख में। अगर आप संवाद करेंगे तो इस तरह की चुनौतियां कभी भी नहीं आएंगी और अगर आती हैं तो वो क्षणिक होंगी, जल्दी ही उनसे रिकवर भी हो जाएगा। अब समाज की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? समाज में सबसे ज्यादा तो यही है कि हम पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो उसको अपना लें, उसको सुन लें और स्वीकार कर लें। स्वीकार करते ही समझ लीजिए कि आप आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि अब हम बात करने लगते हैं समाधान पे। जब तक हम ये बात नहीं करते हैं कि समाधान, तब तक स्वीकारते नहीं है और वो समस्या वैसी ही बनी रहती है। और हमेशा कभी भी इस चुनौतियों के लोगों को आप देखेंगे तो हम उनका परिचय भी इसी नाम से देते हैं कि मिलिए, ये हमारा बच्चा है छोटा सा राजू और ये थोड़ा सा मानसिक बीमारी से परेशान है। हम उसके परिचय में ही ऐसा कुछ जोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। आप उसकी खूबियों को और उसके जो हौसला परस्त वाले अच्छी बातें हैं उनको आप बढ़ाएं
और उनको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे तो ये जो चुनौतियां हैं ये क्षणिक हैं, ये कभी भी खत्म हो सकती हैं। तो डॉक्टर पवन शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और डिसलेक्सिया कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर आज की जो जानकारी है वो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और हम डिसलेक्सिया को एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में नहीं लेंगे जी और बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे कि डिसलेक्सिया से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि आपने बताया कि ऐसे लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, बहुत अच्छे वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कला प्रेमी, पेंटर, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं भविष्य में। तो ये संभावनाओं से भरे हुए हैं, हमें केवल इंतज़ार करना है और जो तरीके मनोवैज्ञानिक सुझाते हैं उन पर अमल करना है। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।